हाय दोस्तों, स्टडी विद आंसू में आपका स्वागत है। आज हम संविधान का विकास या संवैधानिक विकास के टॉपिक को समझाएंगे और पढ़ेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ और कौन से ऐसे एक्ट और चार्टर या अधिनियम पारित हुए जिनके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, सबसे पहले है उसमें संवैधानिक विकास टॉपिक है। ठीक है, जैसे यहाँ से 1600 में जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तब उस समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा, लेकिन धीरे धीरे जब भारत में व्यापार हो रहा था तब उसमें अनेक ऐसे कर्मचारी थे जो भ्रष्ट थे। क्यों? वह रिश्वत ले रहे थे और भारत में व्यापार करने के लिए अपना मुनाफा चाह रहे थे। इन समस्त गतिविधियों के बारे में जब महारानी एलिजाबेथ को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने ऐसे एक गुप्त समिति, या मान लीजिए जो उनकी एक ऐसी समिति थी जिसके आधार पर कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचारों को कम किया जा सकता था और समाप्त करने का प्रयास किया गया। जैसे पहला 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ ने जो एक्ट पारित किया उसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। ठीक है, इसके आधार पर संवैधानिक विकास में जो भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ठीक है, जब महारानी एलिजाबेथ ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, उसी के आधार पर कंपनी के भ्रष्टाचारियों को थोड़ा कम किया गया और भारत में संविधान का जब विकास हुआ तब इस एक्ट का संविधान के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है और था। लॉर्ड नाथ ने एक समिति बनाई, गोपनीय समिति बनाई थी। इस समिति को बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड नाथ। ठीक है, लेकिन जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके अंडर में बनाई थी, कि वो रानी थी। उन्होंने बनाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जो किसी को जानकारी ना दे। लॉर्ड नाथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोपनीय समिति की सिफारिश के आधार पर पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी। उन्होंने ऐसी समिति को बनाया जिसको गोपनीय समिति कहा गया था। इसका दूसरा नाम है रेगुलेटिंग एक्ट को दूसरे नाम से गोपनीय समिति के नाम से जाना गया है, जिन्होंने लॉर्ड नाथ ने गोपनीय समिति की संज्ञा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति को गोपनीय समिति की संज्ञा दी जाती है, तो महारानी एलिजाबेथ के आधार पर लॉर्ड नाथ ने एक समिति बनाई थी जिसको लॉर्ड नाथ ने गोपनीय समिति कहा, लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने इसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम पर पारित किया। ठीक है, जो ब्रिटिश महारानी ने कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में भेजी थी, जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उसको थोड़ा कम किया गया। ठीक है, और इस कंपनी की संस्थाओं को दो भागों में बांटा गया था। इसमें जो सदस्य थे उन सदस्यों को दो भागों में बांटा गया था। कंपनी की संस्थाएं थी, एक थी कोड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा थी कोर्ट्स ऑफ प्रोप्राइटर। इसे कहते हैं निर्देशक मंडल, और इसे कहते हैं हितधारक मंडल। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को गोपनीयता की संज्ञा दी गई थी लॉर्ड नाथ ने, और इसी एक्ट के आधार पर भारतीय संविधान का विकास हुआ। संविधान के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, तो भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इस एक्ट में
इसके बाद में एक 1774 इसमें क्या हुआ और कौन कौन से ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, सबसे पहले इसके आधार पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। न्यायालय की स्थापना और इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, जैसे जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचारों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली थी। ठीक है, उनको भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए वह एक्ट पारित किया गया और जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी थे उनको सजा देना या उनको सजा देना, जिस संबंध में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, दूसरे थे 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश थे जो कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में सजा सुनाते थे। ठीक है, इसके बाद में और 1781 था। ठीक, 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में बना था उसमें जो कमियां थी, सबसे पहले 1773 आया और जो उसमें कमियां रह गई थी 1781 के द्वारा दूर किया गया। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसमें जो कमी रह गई थी उसको 1781 अधिनियम के तहत दूर कर दिया गया था। ठीक है, 1783 के तहत इसे कहते हैं, इसको नाम दिया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, क्योंकि 1773 में होने वाली समस्त कमियों को इसके माध्यम से दूर कर दिया गया था। ठीक है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया था और बंगाल और बिहार उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। 1781 के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। जैसे बंगाल हो गया था, बिहार हो गया था और उड़ीसा। ठीक है,
1781 में जो 1773 की कमियां थीं उनको दूर किया गया था और इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है और बंगाल, बिहार और उड़ीसा को भी बीज बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत इसमें दोहरे शासन 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन करने का दोहरे प्रशासन इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। जैसे बोर्ड ऑफ व्यापारिक मामले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। प्रशासनिक कार्य प्रशासन। ठीक है। राजनीतिक कार्यों को इसके अंतर्गत रखा गया है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अंतर्गत रखा गया है। अब व्यापारिक कार्यों को इसके अंतर्गत। ईस्ट इंडिया एक्ट जब पारित हुआ तो कानून को चलाने के लिए प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था। जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक कार्य थे उसका विभाग अलग कर दिया गया था और जो राजनीतिक कार्य थे उसका विभाग अलग कर दिया गया था। ठीक है। सत्रह सौ चौरासी यह अधिनियम कंपनी द्वारा, नोट्स में लिखिए, यह अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत, यह कंपनी अधिग्रहित 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट को दो भागों के तहत प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत रखा गया और व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। और यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित राज्य क्षेत्रों को यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज
राज्य ब्रिटिश राज्य के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ठीक, जब 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ तो कंपनी के कार्यों को या प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, और इसके एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, और यह अधिनियम कंपनी द्वारा जो भी क्षेत्र कंपनी को मिला था इस क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। क्योंकि कंपनी के द्वारा दो ऐसे प्रशासनों की व्यवस्था की गई, कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र आते थे उन पर कंपनी का शासन होना प्रारंभ हो गया था इस ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, इसके बाद में एक और मुख्य बिंदु है, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, व्यापारिक व प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। ठीक, पहला ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। इस एक्ट के तहत प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और व्यापार के कार्यों को, प्रशासनिक के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, और इस एक्ट को ही भारत में पहला वैधानिक दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत ही कंपनी के जितने भी कंपनी के जितना क्षेत्र था जो कंपनी के अधीन था, उसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्य का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश महारानी के अधीन था। ठीक है, इसलिए इसे ब्रिटिश राज्य के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था, क्योंकि उस समस्त क्षेत्र पर महारानी को ही कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। उन्हीं के आधार पर ही शासन चलाया जाता था। ठीक है, उन्हीं के आधार पर ही शासन चलाया जाता था। इसके बाद में है नियंत्रण बोर्ड, इसे कहते हैं नियंत्रण मंडल। इसके 6 सदस्य थे। राजनीतिक कार्यों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल इसके 6 सदस्य थे, जिसमें चांसलर ऑफ एक्सचेंजर पहला था, चांसलर और दूसरा था, पहला चांसलर था और दूसरा था राज सचिव, और प्लस 4 अन्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य थे। पहला चांसलर था, राज सचिव था और 4 अन्य सदस्य थे। ठीक है, सत्रह सौ चौरासी अधिनियम, ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद 1786 अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में
विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। जब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रक मंडल और व्यापारिक मंडल, दो ऐसे निकाय बन गए थे और जिनमें चांसलर और एक्सचेकर और राज्य सचिव और अन्य काउंसिल सदस्य थे 4। नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य थे। उसके बाद 1786 अधिनियम जब पारित हुआ, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष यह अधिकार दे दिया गया था कि जो परिषदीय निर्णय होगा, उन समिति के आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा, अगर गवर्नर जनरल को सही लगेगा तो वह मानेगा, अगर सही नहीं लगेगा तो वह समाप्त करने का अधिकार रखता है। ठीक है। और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम और हाँ, एक और था, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त हुई। प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त हुई। ये दोनों अधिकार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था कॉर्नवालिस। ठीक। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ही बात है। 1786 अधिनियम के तहत अगर कोई परिषद ऐसे कानून को बनाती है जो गवर्नर जनरल को सही नहीं लग रहा है या वह कंपनी के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वह उन समस्त कानून को समाप्त कर देगा और इसके बाद गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति इस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई। ये दोनों कार्य वैधानिक शक्ति प्राप्त हुई और एक प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है। ये अधिनियम 1886 अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये दोनों शक्तियां प्राप्त हुई। ठीक। और चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1793 इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। था। ठीक। और इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत पहला तो ये कार्य हो गया कि इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है। कि जैसे जब सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया। ठीक है। फिर 1773 के बाद 20 वर्ष और जोड़ दीजिए 20
993। कंपनी को जो अपने अधिकार के संबंध में हर 20 वर्ष के बाद महारानी के द्वारा एक अध्यादेश रिन्यू कराना होता था। ठीक है, जब 1793 में इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले 1773 में जारी हुआ, फिर 1793 में 20 वर्ष बाद। अब इसमें एक तो ये कार्य हो गया कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और दूसरा था कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, कि जो ब्रिटिश के द्वारा भारत में जो क्षेत्र हैं उसमें लिखित रूप से नींव रखी गई। ठीक, और कानून व विनिमय की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया था। इस के तहत, इस अधिनियम के तहत लिखित विधियों तथा विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, तभी सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या न्यायालय को प्रदान की गई। ठीक, हाँ, इसके अब थोड़ा ठीक ये हो गए। जब चार्टर एक्ट 1793 पारित हुआ तो इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए सबसे पहले बढ़ा दिया गया। ठीक, और दूसरा कार्य किया गया था कि जो भी लिखित विधियां बनाई जाएंगी उनकी व्याख्या न्यायालय द्वारा की जाएगी। ठीक, दो कार्य किए गए, एक है। और 1786 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष यह अधिकार दिया गया था कि परिषदीय द्वारा जो भी कानून पारित किया जाएगा, अगर गवर्नर जनरल को सही लगेगा, ये कंपनी के हित के लिए बना होगा तो उसे पारित कर देगा। अगर हित के लिए नहीं बना होगा, वो कंपनी के अधिकारों का हनन कर रहा होगा, तो वह इस निर्णय को खंडित कर देगा। और दूसरा कार्य किया गया था कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। ठीक, दो कार्य किए गए थे। और 1793 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक, और इस एक्ट के तहत जो भी लिखित विधियां होंगी उनकी व्याख्या न्यायालय द्वारा की जाएगी। ठीक, अब 1773 के बाद 1813, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1813 चार्टर एक्ट सबसे पहला कार्य किया गया था इसमें कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च। ठीक, और दूसरा कार्य किया गया था
हाँ, जब 1813 चार्टर एक्ट पारित किया गया तो उसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे और जो आगे प्रशासन को किस प्रकार से चला सके। सबसे पहला था भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए। जब और 1 लाख रुपए खर्च करने का सुझाव किस तरीके से क्यों 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 किया। ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में जब भारतीय लोग काम कर रहे थे और अंग्रेज भी उसमें काम कर रहे थे, मतलब कि जो सैनिक विशेष पद पर अंग्रेज थे और जो मजदूर थे वो भारतीय थे, और उनके बीच दोनों के बीच जब कम्युनिकेशन होने में समस्या हो रही थी तब भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए कहा गया। ठीक, कि उनको अगर हम अपनी भाषा सिखा दें तो हमें व्यापार करने में और उनके द्वारा मजदूरी जो की जा रही है और जो भी हमें कंपनी के जो भी निर्णय हैं उनको समझने में और जो भी कानून है उनको समझने में उनको सहायता मिलेगी। इस संबंध में 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए शिक्षा पर व्यवस्था की गई। ठीक, और दूसरा है सभी अंग्रेजों भारत के व्यापार की छूट मिल गई। 1813 से पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन जब 1813 में चार्टर एक्ट पारित किया गया तो कोई भी कंपनी, अंग्रेजी कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर। यहाँ पे चीन के साथ और चाय के साथ, इन दोनों के साथ, चीन कंट्री और चाय एक पदार्थ, दो चीज़ों के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। दो चीज़ों के साथ व्यापार नहीं कर सकता और बाकी कहीं भी जाकर व्यापार कर सकता था। ठीक, और दूसरा था इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को यह अधिकार दिया गया था कि गवर्नर और गवर्नर जनरल को या प्रधान सेनापति की नियुक्ति के संबंध में कंपनी को अधिकार सौंप दिए गए थे। ठीक, और दूसरा है, लेकिन जब कंपनी को ये अधिकार दिया गया था कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकते हो और प्रधान सेनापति की नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जा सकती है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति लेना आपको अनिवार्य है। ठीक, और दूसरा है कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, जो तो हर 20 वर्ष बाद किया जाता था। ठीक, कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। और चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी समस्त व्यापार इस अधिनियम के इस चार्टर एक्ट के तहत दे दिए गए थे। ठीक, अब 1813 हो गया। इसके बाद में 1833 चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। इसके बाद में 1833 चार्टर अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, जो यह बता रहा है कि इसके आधार पर सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, जैसे ये बम्बई, मद्रास और बंगाल। ठीक, सबसे पहले इन दोनों की शक्तियों को इनके अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, इन दोनों बंगाल और बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ठीक, इसके बाद में जब 1833 अधिनियम पारित किया गया तो जब 1833 अधिनियम चार्टर एक्ट या अधिनियम पारित किया गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब जो गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक, 1833 अधिनियम के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया और प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक,
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, जो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बना। हाँ, उसके बाद मद्रास बम्बई के गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति बनाने से वंचित कर दिया। ठीक, जो मद्रास और बम्बई, ठीक, जहाँ पे दो गवर्नर होते थे, उनको भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त था इस चार्टर अधिनियम के पहले। लेकिन यह चार्टर अधिनियम के बाद मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल से यह शक्ति छीन ली गई कि आपको विधि बनाने का अधिकार है। ठीक, ये समाप्त कर दिया गया। इसके बाद में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता धारा 87 में इस चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। ठीक, जो धारा 87 में वर्णित है, इसमें रंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। ठीक, और इसके आगे है, जैसे धारा 87 में यह वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति जो सिविल सेवा में चयनित होना चाहता है, वह खुली प्रतियोगिता के अंतर्गत इस सेवा में सेवा का मौका पा सकता है। लेकिन रंग के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो धारा 87 में वर्णित है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के द्वारा यह व्यवस्था थी, इसका विरोध किया गया था और ये वाली व्यवस्था यहाँ पे समाप्त कर दी गई। ठीक, विरोध के कारण यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक, इसके चलते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का कहना मानना पड़ा और इस प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसके बाद में विधि सहायता कंपनी कोई भी ऐसी विधि बनाती थी जो भारतीय के पक्ष में हो या कंपनी के पक्ष में हो, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल विरोध करते थे। लेकिन इसीलिए कंपनी ने ऐसे एक व्यक्ति का चुनाव किया जो विधि बनाने में हमारी मदद करे या सहयोग करे। वह थे मैकाले, प्रथम विधि सदस्य मैकाले, जो कंपनी को यह सुझाव देते थे कि कंपनी को किस तरीके से कानून बनाना चाहिए। ठीक, और विधि सहायता के लिए विधि सदस्य के रूप में मैकाले को चुना गया। ठीक, और इस एक्ट के तहत दास प्रथा का भी समापन किया गया, जो 1843 में था। ठीक, चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को भी समाप्त किया गया और प्रथम विधि अधिकारी का चुनाव किया गया। ठीक, और इसके तहत 1834 में मैकाले ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया। ठीक, आज हम यहीं तक रखेंगे, कल इसके आगे 1853 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम पढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों क्लास बढ़ती रहेगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।